हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पार्ट 2 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। काफ़ी अच्छा और आसान चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। वीडियो को बस लास्ट तक देखना, आपको सारा चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th से रिलेटेड सभी प्रकार के विषय जो हमारे हैं, सब्जेक्ट हैं, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूं। आपका सारा न्यू सिलेबस जो है पूरा कवर करने वाला हूं अपने इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। पर्यावरणीय व्यवस्थापन चैप्टर के नाम से हमें पता चल गया है पूरे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। उसका कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें, जिससे हमारा पर्यावरण क्या है वो ख़राब ना हो, बर्बाद ना हो, और हम अच्छे से पर्यावरण में रह सकें और वातानुकूलित पर्यावरण में हम जी सकें। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट दिए गए हैं। क्या है? परिसंस्था, पुनरावलोकन, पर्यावरण संवर्धन, जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध, पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता, ये सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। तो ये आपको पहले ये नीचे वाला बता देता हूँ, उसके बाद इस प्रश्न पर विचार करेंगे, सब समझ आ जाएगा आपको। आराम से बताऊँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए पहले परिसंस्था देखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद पे खुद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्या है, परिसंस्था। परिसंस्था से क्या समझते हैं आप? अब देखिए, जैसे इसको पहले पढ़ लेता हूँ मैं, तब आपको अच्छा समझाऊँगा फिर, ठीक है। पहले आपको बता देता हूँ पहले हमें पढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उसमें परस्पर पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर क्या करती हैं, परिसंस्था का निर्माण करती हैं। जैसे जैविक यानी क्या, जो जिंदा है, जिसमें जान है, ठीक है। और अजैविक मतलब जिसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार उसमें परस्पर पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर क्या करती हैं, परिसंस्था का निर्माण करती हैं। परिसंस्था यानी क्या? चलिए, परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियाँ उपयुक्त होती हैं। उन्हें खाने वाले हिरण, भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंसे, ऊँट, घोड़े ऐसे शाकाहारी प्राणी महत्वपूर्ण होते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि न होने देने वाले बाघ, सिंह जैसे हिरण, ठीक है, सॉरी हिरण नहीं, सिंह, हाँ, खतरनाक प्राणी भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली इल्लियाँ, अस्वच्छ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? क्या इस प्रकार का प्रश्न आपको कभी तो दिमाग में आया होगा ना। फिर भी ये सजीव गंदे होने के बावजूद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह मुख्य रूप से प्रकृति की साफ सफाई करते हैं, अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले इन घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। अतः इन सभी घटकों की उचित देखभाल हमें करनी चाहिए। परिसंस्था यानी क्या? जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उसमें पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर क्या करती है, परिसंस्था का निर्माण करती है। जैविक और अजैविक घटक, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो को देखिए, ये फ़ोटो को, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ क्या हो रहा है, जो जैसे खेती हम करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे जो क्या है वो खुद से अपना क्या कर रहे हैं, खेती में अनाज बोया हुआ है। अब अनाज क्या कर रहा है, सूर्य से लाइट लेके अपना खाना तैयार कर रहा है। आपने पढ़ा होगा 8वीं 7वीं में था, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा, ठीक है। क्या कर रहा है, अपना खाना तैयार करता है, इसलिए क्या होता है, उत्पादक होता है, ठीक है। यह उत्पादक होता है क्योंकि यह किसी पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता है। और इसको कौन खाता है, उसके बाद आके ये खाने के ऊपर कौन निर्भर होता है, टिड्डा जो होता है, सुग्गा बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अनाज के ऊपर निर्भर होता है। जब खेती करते हैं धान की, तो उसमें बड़े पैमाने पर क्या आते हैं, टिड्डे उसे खाने आते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो क्या होता है, अब ये क्या हो जाएगा, टिड्डा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता यानी क्या, जो खाने आता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा बात, जब टिड्डे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो टिड्डे क्या है, ये मेढक क्या करता है, कीड़े मकोड़े ज़्यादा खाता है, तो इसलिए अब इसको खाने के लिए कौन आता है, वहाँ पर मेढक आता है। तो इस प्रकार देखिए, एक के ऊपर एक निर्भर हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, परिसंस्था कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो क्या है, मेढक इसके ऊपर, सुग्गे के ऊपर निर्भर है। अब मेढक जब
उसको खा के ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वहाँ पर सांप आता है मेढक को खाने, क्योंकि उसका मनपसंद भोजन क्या है, सांप है। सांप का मनपसंद भोजन मेढक है, ठीक है। अब मेढक सांप की संख्या में जब वृद्धि होती है तो उसको खाने कौन आता है, बाज। बाज क्या हो गया, अब सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया, यानी क्या, अब उसको खाने वाला तो कोई है नहीं, ठीक है। अब बाज मतलब हवा में रहने वाला जो पक्षी है, वो क्या होता है, आसमान का सबसे बड़ा वो होता है ना, इसलिए उसको खाने वाला कोई होता ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, उसका विघटन हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, शैवाल, कवक, ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए ये सब जो दिया हुआ है ये सब शैवाल कवक हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, यह भोजन श्रृंखला है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, परिसंस्था। यानी इसके डेफिनेशन क्या है, जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उसमें पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सब भी मिलकर क्या करती हैं, परिसंस्था का निर्माण करती हैं, ठीक है। यही परिसंस्था है, एक दूसरे के ऊपर एक निर्भर होते हैं। जैसे कि आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पूरा समझ जाएगा अभी, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बोला था इसको पहले पढ़ लेंगे। परिसंस्था का क्या तात्पर्य है, उसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। अब परिसंस्था मतलब क्या हुआ, किसी भी वातावरण या पर्यावरण में विद्यमान जैविक घटक तथा अजैविक घटक, उसी प्रकार उसमें पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के कारण परिसंस्था बनती है। अब जैसे ये फ़ोटो मैंने आपको बोला था देखने के लिए, इसमें क्या है, अब ये खाना है, अब क्या है, ये खाना है, इसके ऊपर कौन निर्भर है, ये जैविक है, और उसके ऊपर ये निर्भर है, मेढक निर्भर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक परिसंस्था है, एक दूसरे के ऊपर कोई क्या है, निर्भर है। अब चलिए आगे देखते हैं परिसंस्था के मैं आपको अभी थोड़ा और बताता हूँ। अजैविक घटक यानी क्या, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक है। और जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, सभी प्रकार के जो सजीव हैं वो क्या है, जैविक घटक। उदाहरण के लिए जीवाणु, कवक, वनस्पतियाँ तथा प्राणी। वनस्पतियाँ में क्या, सारे झाड़ पौधे ये सब वनस्पतियाँ में आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जो हैं, हम या जानवर, वो सब क्या है, प्राणी हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, भक्षकों के प्रकार बताइए, वे प्रकार प्रत्यक्ष रूप में किस पर निर्भर होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं, तो पहला क्या है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये है, उसके बाद दूसरा द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता जो कि बाज है, ठीक है। सभी उपभोक्ता जो होते हैं भक्षकों के प्रकार हैं ये, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर के अनुसार उपभोक्ता भक्षकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप यहाँ पर। अब चलिए तीसरा देखते हैं, पेड़। देखिए अभी यहाँ पे देखते हैं, पेड़ पर के पक्षी व तालाब, इनका क्या संबंध है। पेड़ पर जो पेड़ के यानी एक समझ लो एक तालाब है, उसके किनारे एक पेड़ बना हुआ है, तो उस पेड़ पर निवास करने वाले जो पक्षी है और तालाब में क्या संबंध है। पेड़ पर निवास करने वाला जो पक्षी होता है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेड़ पर जो निवास करने वाला पक्षी होता है वह अपने आहार के लिए क्या करता है, तालाब में रहने वाले प्राणियों पर निर्भर रहता है, ठीक है। वो अपना भोजन पाने के लिए तालाब के जो मेढक रहते हैं या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, उन पर निर्भर होता है, ठीक है। तालाब में निवास करने वाली मछलियाँ जो होती है, मेढक इत्यादि जीवों को अपना आहार बनाने के लिए पक्षी तालाब के समीप के पेड़ पर निवास करते हैं। इसी प्रकार अपनी प्यास बुझाने के लिए भी पक्षी क्या होते हैं, तालाब के पानी पर निर्भर होते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार क्या सिद्ध होता है यहाँ पर, पेड़ पर जो मतलब ये पेड़ पर जो पक्षी रहता है उसका तालाब का यही संबंध है, क्योंकि वो वहाँ पर अपना प्यास बुझाने जाता है पानी पी के, और उसे वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन और खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ गया। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आकृति में प्रत्येक घटक किस प्रकार में समाविष्ट हैं, उनका नाम आकृति के सामने लिखिए। आकृति में प्रत्येक घटक किस प्रकार में समाविष्ट हैं, उनका नाम आकृति के सामने लिखिए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है दिया गया है, देखिए ये क्या है, वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश का उपयोग करके क्या करती हैं। अब देखिए ये देखिए, इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वनस्पतियाँ सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं का भोजन तैयार करती है, इसलिए वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं, उत्पादक कहलाती हैं, ठीक है। अब वनस्पतियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को क्या हो रहा है, टिड्डा खाता है, टिड्डा प्राथमिक भक्षक हो गया। मेढक कीड़ों मकोड़ों को खाता है, इसलिए मेढक द्वितीय भक्षक हो गया, ठीक है। सांप तृतीय उपभोक्ता होता है, जबकि गरुड़ क्या होता है, बाज जो होता है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। अंतिम चित्र विघटन का सजीव है, इसमें कवक और जीवाणु दर्शाए गए हैं, ठीक है। आपको ये भी समझ गया होगा। चलिए अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं।
इस आकृति को भोजन जाल का स्वरूप प्राप्त होने के लिए क्या आवश्यक है और क्यों? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हमको चैप्टर भी समझना है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी अगले जो वीडियो का पार्ट मैं बनाऊंगा, इस वीडियो में आधा कवर करने वाला हूँ, अगले वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के दूंगा। तो चलिए यहाँ विचार करते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। सालों साल जंगल में घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि तथा गांव के परिसर में मृत जानवरों का विघटन न हुआ तो क्या होगा? सालों साल जो पेड़ पौधे हैं, अब उनके टूटे हुए जो पत्ते होते हैं, वह परिसर के जो मृत जानवर होते हैं उनका विघटन ही नहीं हुआ। वो जब मर जाते हैं तो क्या होता है, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, मिट्टी में समा जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होएगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? विघटन प्रक्रिया के द्वारा जो वनस्पति और प्राणियों के शरीर में स्थित विभिन्न तत्व और अणु जो होते हैं वे प्रकृति में पुनः लौट आते हैं। ठीक है, प्रकृति वनस्पतियों और प्राणियों के शरीर की रचना होते समय क्या होता है, अनेक घटकों की सहायता से वह बनता है। यदि इन सभी घटकों को पुनः प्रकृति में नहीं मगर मिल सका तो इन सभी घटकों का क्या होगा, चक्र रुक जाएगा और इससे क्या होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और पृथ्वी पर कचड़े का अंबार लग जाएगा। यानी क्या होगा, विघटन नहीं होगा तो प्रकृति का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? तो इससे बस यही समझना है, विचार करिए थोड़ा सा, बस आपको ऐसा लिखना है। आपको वैसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चर्चा कीजिए, क्या लिखा है, जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मतलब क्या होता है, जो जीव होता है वह जीव पर निर्भर होता है। यानी क्या, जीव ही जीव का जीवन है। इसका मतलब हिंदी में है, जीव ही क्या होता है, जीव का जीवन होता है। यानी जैसे अभी हमें खाने के लिए क्या होता है, करना पड़ता है, हमें उत्पादक पर निर्भर होना पड़ता है। यानी जैसे गेहूँ चावल ये सब खा के ज़िंदा रहते हैं। और जो जैसे मांसाहारी जीव हैं, शेर और चीता, ये सब क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जीव ही क्या है, जीव का जीवन है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, भोजन श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तर कौन से हैं? भोजन श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तर कौन से हैं? तो सीधा सा आंसर है, पहला क्या है, उत्पादक यानी क्या, गेहूँ चावल धान ये सब जो होता है उत्पादक होता है। हाँ, जो सनलाइट से अपना खाना बनाता है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रथम पोषण स्तर कहेंगे। दूसरा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलेंगे, द्वितीय पोषण स्तर। और द्वितीय उपभोक्ता को क्या बोलेंगे, तृतीय पोषण स्तर। और तृतीय उपभोक्ता को क्या बोलेंगे, चतुर्थ पोषण स्तर। ऐसे कई विभिन्न पोषण स्तर भोजन श्रृंखला में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विचार कीजिए, फिर से एक आ गया, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। विचार कीजिए, पेड़ पर घोंसला बनाने वाला पक्षी पास के तालाब की मछलियाँ खाता होगा, तो क्या यह पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाने वाला पक्षी तथा पास के तालाब की मछलियाँ खाता होगा, तो क्या यह पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है? तो क्या इसका आंसर आएगा, पेड़ पर जो घोंसला बनाने वाला पक्षी रहता है, पास के तालाब से क्या होता है, मछलियाँ खाता है, तो यह पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों की परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ भाई आएगा ना, हाँ आएगा। इसका आंसर क्या है, आपको क्या लिखना है, अगर पेपर में सब पूछेगा तो हाँ। उसके बाद कारण क्या लिखेंगे, पक्षी रहने के लिए क्या करता है, तालाब के पास घोंसला बनाता है, अर्थात पक्षी भू परिसंस्था का लाभ लेता है, परंतु वह पक्षी भोजन के लिए जलीय परिसंस्थाओं की मछलियों पर क्या होता है, निर्भर रहता है। पक्षी उपभोक्ता होने के कारण तालाब की मछलियों की संख्या पर नियंत्रण रखता है। इस कारण पक्षी क्या करता है, इस कारण पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है, यानी उन पर निर्भर रहता है। तो इससे क्या होगा, वो उनका एक अंग बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ में आएगा और आपको कारण जो मैंने बताया वही लिखना है। ठीक है, चलिए प्रवाह तालिका देखते हैं। परिसंस्था, तो परिसंस्था ये देखिए, ये इमेज मैंने इसको फिल किया हुआ है यहाँ पर। तो पहला क्या है, परिसंस्था में क्या होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दो घटक होते हैं। अजैविक घटक के कितने प्रकार हैं, 2 टाइप्स होते हैं, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। भौतिक यानी क्या, जो हमें दिख रहा है सामने, यानी क्या, हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब भौतिक घटक है। इनको आपको बस याद कर लेना। हो सकता है पेपर में आपको ये पूछा जा सके चार्ट पूरा करने के लिए, तो आपको बस याद करना है क्या, कौन सा बॉक्स में क्या लिखना है। हाँ, रासायनिक घटक में क्या होता है, पोषक द्रव्य, खनिज। और उसके बाद पोषक द्रव्य खनिज के कितने टाइप्स होते हैं, 2, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या क्या आता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्निग्ध पदार्थ, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं।
ठीक है। अब जैविक घटक देखते हैं। जैविक घटक में क्या, स्वयंपोषी परपोषी। स्वयंपोषी मतलब क्या, जो खुद का खाना खुद बनाए, दूसरे जीवों पर वो नहीं निर्भर होता है। जैसे क्या, आ, पेड़ पौधे क्या करते हैं, दूसरा मतलब किसी जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। वे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा सूर्य से क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं और स्वयं पे ही वे निर्भर होते हैं, यानी वह दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते। तो उसे क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं। परपोषी यानी क्या, जो दूसरों पर निर्भर होता है। हाँ, अब भक्षक, भक्षक में क्या आता है, प्राणी आता है। भक्षक यानी क्या, जो दूसरों को खाता हो। प्राणी, प्राणी के अंदर जानवर ये सब क्या करते हैं, दूसरों को खाकर स्वयं जीवित रहते हैं। अब विघटक, विघटक यानी क्या, जिसका विघटन हो जाता है, यानी जो खा पी के हम रख देते हैं उनका विघटन क्या होता है, जीवाणु। विघटक क्या है, जीवाणु। जीवाणु को क्या कहेंगे, विघटक कहेंगे, ये आप याद रखना। ठीक है। अब प्राणी में क्या होता है, कितने होते हैं, ऐसे कई सारे होते हैं ना। तो अब पहला क्या लिखना है, पहले भक्षक को क्या कहते हैं, प्राथमिक भक्षक। दूसरे को क्या कहते हैं, द्वितीय भक्षक। तीसरे को क्या कहते हैं, तृतीय भक्षक। मैंने आपको पूरा भर के दे दिया है, आपको समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनखजूरे आते हैं। उसी प्रकार वहाँ के खेतों के कीचड़ में कनखजूरों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेढकों की संख्या में काफ़ी मात्रा में वृद्धि होती है तथा मनपसंद खाद्य के रूप में मेढकों के भक्षण करने हेतु सांप भी वहाँ होते हैं। परंतु यदि अचानक वहाँ से मेढकों की संख्या में अगर कमी आ गई तो क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गलत दिया हुआ है, कनखजूरा। यहाँ पे कनखजूरा नहीं आएगा, यहाँ पे कनखजूरा की जगह टिड्डा आएगा, सुग्गा। ठीक है। क्योंकि धान की खेती पर क्या होता है, टिड्डे का ही हमला होता है। कनखजूरे वहाँ नहीं खाने आते हैं। ठीक है। तो ये कनखजूरा काट के आप वहाँ पर टिड्डा लिख लेना, वो आ जाएगा। ठीक है। अगर ये सब क्या बताया है, दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। अब धान की फसलों को जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, टिड्डे आते हैं उनको फसल को बर्बाद करने खाने। ठीक है। अब जब उनकी संख्या वहाँ वृद्धि हो जाती है तो उनको खाने कौन आता है, वहाँ पर मेढक आता है। मेढक उनको खाता है। उसके बाद क्या होता है, मेढक को खाने के लिए वहाँ पर सांप आता है, क्योंकि सांप मेढक का, सांप का क्या होता है, मेढक जो होता है वो सांप का मनपसंद पसंदीदा भोजन होता है। ठीक है। परंतु अचानक वहाँ से अगर मेढकों की संख्या में कमी आ गई तो क्या होएगा। अब देखिए, अब अचानक से वहाँ मेढक अगर कम हो गए तो क्या होएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धान की फसल पर क्या परिणाम होगा। ठीक है। अब धान की फसल पर क्या परिणाम होगा, मेढक अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, टिड्डों की जो संख्या है वो बढ़ने लग जाएगी ना, वृद्धि होने लग जाएगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब मेढक ही नहीं बचेगा उनको खाने के लिए तो क्या होएगा, वो बढ़ेंगे ही ना। क्योंकि उनको ही क्या करता था, मेढक आके खाता था। अब मेढक ही नहीं बचा तो क्या होएगा, उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होने लग जाएगी। अब देखते हैं आगे, धान की फसल पर इसका विपरीत परिणाम होगा। ठीक है। धान की फसल पर क्या होगा, इसका विपरीत परिणाम होगा और धान की फसल क्या है, पूरी नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि टिड्डे उसको खा डालेंगे। हाँ। और दूसरा क्या है, किसी भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी तथा किसी भक्षक की संख्या में कमी आएगी। नहीं, किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी तथा किस भक्षक की संख्या में कमी आएगी। अब देखिए क्या है, भोजन श्रृंखला का जो स्वरूप है बदलने पर प्रकृति का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। धान की फसल, टिड्डा, मेढक, सांप, ये क्या है, भोजन श्रृंखला की प्रकृति में सतत चलती रहती है। यदि किसी कारण से मेढकों की संख्या में वृद्धि कम हो गई तो क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता भक्षक भी कम हो जाएंगे। मेढक की संख्या कम होने पर इन पर आश्रित सांपों की संख्या अर्थात तृतीय उपभोक्ता भी कम हो जाएगा। अब क्या होगा, मेढक की संख्या कम होगी तो क्या, द्वितीय उपभोक्ता जो मेढक है वो भी संख्या कम हो जाएगी उसकी ना। और उनको जो खाने के लिए मेढक होते हैं उसकी संख्या भी क्या होगी, क्योंकि जब उसे मेढक खाने के लिए नहीं मिलेगा तो उसकी भी संख्या क्या होगी, कम होने लग जाएगी, वहाँ नहीं आएगा। मेढक की संख्या कम होने पर टिड्डों की संख्या अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होगी। अब मेढक उसको नहीं खाएगा तो क्या होगा, टिड्डों की संख्या में वृद्धि होने लग जाएगी। हाँ। सांपों की संख्या में कमी होने से सांपों की कमी होने से क्या होगी, चूहों की संख्या भी अभी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। चलिए इसका आंसर भी हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं, तीसरा वाले पढ़ लेते हैं, इसके बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। एकत्रित रूप से वहाँ की परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा। एकत्रित रूप से वहाँ की परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए, चले मैं बताता हूँ आपको। मेढक जो होता है भोजन श्रृंखला की मध्य की एक क्या होती है, कड़ी होती है। यदि मध्य की कड़ी नष्ट हो गई तो क्या होगा, परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा। भक्ष्य और भक्षक की संख्या में अचानक बदलाव होने से एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली भोजन श्रृंखला की कड़ियाँ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और क्या होगा, परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही परिणाम होगा परिसंस्था पर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण, पर्यावरण यानी क्या, जिस सीधी से आंसर है, हमने 8वीं 7वीं में बहुत
कब से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, सजीव जिस स्थान पर निवास करता है या जहाँ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, निवास, उसके निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अभी जैसे आपका घर है, आपके घर के आसपास के जो वातावरण है उसमें जो सम्मिलित घटक है उसको क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है, पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण में आसपास के जो वातावरण है, परिसर है, पाए जाने वाले उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों का क्या होता है, समावेश होता है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। पर्यावरण और परिसंस्था में क्या संबंध है। पर्यावरण एक क्या है, अत्यंत व्यापक संज्ञा है। सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी को मिलाकर क्या करता है, पर्यावरण बनता है। अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण के दो मुख्य प्रकार हैं, अर्थात एक प्राकृतिक या नैसर्गिक। निसर्ग यानी क्या, प्राकृतिक को क्या करते हैं, नैसर्गिक भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण, जो हमने बनाया है, मानवों ने बनाया है। ठीक है, अब आगे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव आदि का समावेश होता है। इसमें से जैविक तथा अजैविक घटकों में सतत अंतर्क्रिया घटित होती है। उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मानव निर्मित जो पर्यावरण है, जो हमने कलाकृति करके उसे बनाया है, उस पर भी क्या होता है, पर उसके कारण भी क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष यानी क्या, जो दिख सके, या अप्रत्यक्ष जो दिखे ना, पर प्रभाव पड़ता हो, यानी क्या, इसको क्या कहते हैं, इसे भी जो प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण के कारण उस पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। मूलतः पर्यावरण में दो मुख्य घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण में क्या होता है, दो मुख्य घटकों का समावेश होता है। पहला क्या है, जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों, इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ये आप याद कर लेना, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो 11th में काफ़ी काम आता है। ठीक है, अभी क्या होता है, अजैविक घटक और पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटक। पर्यावरण के जो जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं, इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये आप याद कर लेना। ये डेफिनेशन हो जाएगा परिस्थितिकी का, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, नोट में लिख लेना इसको। ठीक है, परिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग करते हैं उसे परिसंस्था कहते हैं। अब परिस्थितिकी जो होता है, उसका अध्ययन करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिस इकाई का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिसंस्था कहते हैं। पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया ही है। विचार किया जाए तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी एक परिसंस्था ही है। तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ी परिसंस्था है। पृथ्वी क्या है हमारी, अर्थ क्या है, बहुत बड़ी, हमारी सबसे बड़ी परिसंस्था कह सकते हैं। संक्षिप्त में किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के जैविक तथा अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें की जाने वाली अंतर्क्रियाएं, ये सभी एकत्रित होकर एक क्या करते हैं, परिसंस्था बनाते हैं। यानी क्या, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परिसंस्था कहते हैं। चलिए, आपको ये सब समझ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। ये नीले वाला बॉक्स पहले पढ़ लेते हैं। नीले वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 10th एग्ज़ाम में। जब मैं था तो मेरे समय में तो आते थे, आपका नहीं पता, आएंगे ही आएंगे। मैं तो 100% गारंटी देता हूँ, पक्का कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है ये बॉक्स। आप जितने भी चैप्टर हैं सब में हर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, इसको पढ़ लिया कीजिए, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। पर्यावरण के अस्तित्व के बिना मानव का, चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व असंभव सी बात है। पर्यावरण के, प्रकृति जो है, उसके अलावा क्या हमारा जीवन संभव है, नहीं है। हम तो रहेंगे ही नहीं, पर्यावरण नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं रहेगी, तो हम कहाँ से रहेंगे। ठीक है, प्रकृति से ही हम हैं। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन न बिगड़ते हुए उसका संवर्धन करना, यह मनुष्य का एक प्रथम क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वजों की ओर से पृथ्वी हमें विरासत तथा अधिकार के रूप में न मिलकर हमें अगली पीढ़ी की ओर कर्ज के रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए अपने लिए एवं आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संभाल कर रखना है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी क्या है, प्रकृति क्या है, हमें अपने पूर्वजों से विरासत इस अधिकार के रूप से न मिलकर अगली पीढ़ी के लिए क्या है, कर्ज के रूप में प्राप्त हुई। यानी क्या, हमें भी अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, हमें भी पर्यावरण उसे ऐसा ही अच्छा और
सशक्त बनाकर देना है, हमें पर्यावरण को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि हमें भी क्या है वो विरासत में मिला है, वो हमारा उस पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने जहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया है उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।